पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह किस्सा गो स्टाइल में दया पवार जी अपनी आत्मकथा की शुरुआत करते हैं। अपने अंतर्मन से वार्तालाप करते हुए वे अपने जीवन की परत दर परत खोलते हुए आगे बढ़ते हैं। किस तरह उनका नाम पड़ा स्कूल जाते वक्त और उनका सर्टिफिकेट में क्या नाम है, और साथ ही वे इस बात को भी रखते हैं कि मनुस्मृति में जो सवर्ण लोग हैं उनके नाम कितने बढ़िया बढ़िया होते हैं और शूद्रों और अछूतों के कितने खराब टाइप के नाम होते हैं कि आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि कौन किस जात का है। उसके बाद वे चर्चा करते हैं किस तरीके से बंबई उनका आना हुआ और बंबई में वे कहाँ रहते थे, और साथ ही यदि आज आप उनके बताए गए सेटअप पे ध्यान दें तो हो सकता है वो सारा माहौल और वो सारी बिल्डिंग्स अब वहां पर मौजूद भी ना हो जहां उन्होंने कभी अपना बचपन बिताया है। और कैसे चौल में जो है एक ही चौल में सारे परिवार के लोग जो है वो सिमट कर रहते थे। दड़बों जैसे घरों में कितने कितने परिवार एक साथ रहा करते थे। इन सब चीजों का ब्यौरा हमने जो है वो पिछले एपिसोड में जाना, और साथ ही अंत में ये भी जाना कि किस तरीके से सबसे पहले उनके पिताजी गोदी में काम किया करते थे और बाद में उन्होंने अपने सभी भाई भतीजों को उसमें लगवा दिया था। तो गोदी क्या होती है इसके लिए आप अमिताभ बच्चन की अग्निपथ देख सकते हैं, क्योंकि उसकी शुरुआत फिल्म की इसी गोदी से होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और सबसे अहम बात जो मैं आपसे अभी शेयर कर देती हूं वो ये कि इसकी शब्दावली आगे आत्मकथा में बहुत सारी जगहों पर ऐसे शब्द और शब्दावलियों का इस्तेमाल है जो आपत्तिजनक है। एक महिला होने के नाते उन्हें अपने श्रोताओं के सामने अम्बेडकरनामा के मंच से पढ़ने में काफी असहजता में महसूस करूंगी। अब मुझे सहज महसूस करवाना ये आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि शब्द दर शब्द पढ़ने की सबसे पहली शर्त यही होती है कि उसे जस का तस पढ़ा जाए। इसलिए मैं बाउंड हूं शब्द दर शब्द पढ़ने के लिए इस आत्मकथा को। तो आगे जो भी शब्दावली आएगी मैं उसे जस का तस ही पढ़ूंगी। तो अब हम यहां से आत्मकथा को आगे लेकर चलते हैं और 2-4 लाइनें पीछे से पढ़ूंगी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। क्लब के पास ही घोड़े के नाल के आकार की एक खपरेली चौल थी। उसी में हम लोग रहते थे। हमारे कमरे के पास ही दादी की बड़ी बहन के 4 कमाऊ पूत रहते थे। मेरे सगे चाचा का नाम जवा था। मौसेरे चाचाओं के नाम थे रभा, नभा, शिभा और कबा। इनमें से किसी को मैं तात्या कहता, किसी को बाबा। इनमें से कोई हथ गाड़ी खींचता, कोई हमाली करता। शुरू में अकेले पिताजी ही गोदी में थे। बाद में उन्होंने एक एक करके सबको गोदी में चिपका दिया। दादी भाई खला के पास ही कुत्तों के दवाखाने में काम करती थी। एक परिचित साहब की मेहरबानी से उसे यह काम मिला था। वहां साहब लोगों के कुत्ते उपचारार्थ आते। कुत्तों का मैला निकालना, उन्हें साबुन से नहलाना, उन्हें दूध पिलाना आदि काम दादी के ही थे। तो दया पवार जी की दादी के इस काम को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आगे आत्मकथा में इसे हम संदर्भों के साथ जोड़ेंगे। कभी कभी मैं भी दादी के साथ जाता। मुझे कुत्तों के पिल्ले बड़े प्यारे लगते। उन्हें देखते रहना बड़ा अच्छा लगता। चीनी मिट्टी के उथले बर्तन से दूध पीते समय उनकी मच मच आवाज बड़ी मजेदार लगती। उन्हें सहलाने का मोह होता, परंतु साहब बिगड़ेगा यह सोचकर हाथ लगाने का साहस न होता। वैसे कावा खाने में हमारे रिश्तेदारों का एक छोटा सा द्वीप था। बारिश में आदमी जो अपना कोट समेट लेता है, ठीक उसी तरह सारे रिश्तेदार एक दूसरे के साथ रहते। उनका प्रेम और द्वेष साथ साथ चलता। लड़ाई झगड़ों के समय ऐसा लगता कि वे एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखेंगे। इतने विशाल महानगर में अलग अलग बिखर जाएंगे, परंतु वैसा न होता। मूंगफली का पौधा उखाड़ने पर जो सारी फलियां बेल के साथ बाहर आ जाती हैं, ठीक वैसी ही उनकी एकता थी। ये लोग जब यहाँ रहने आए तब सामने वाली विशाल इमारत खाली ही थी, परंतु सीढ़ियां चढ़ने उतरने की तकलीफ न हो इसलिए उन्होंने तल की जगह खपरेल चौल पसंद की। शायद कभी ये घोड़ों का तबेला रहा होगा। उनकी नासमझी पर आज भी हंसी आती है, परंतु यही कारण रहा हो ऐसा नहीं लगता। उनका धंधा सारे बंबई का कचरा जमा करने का था। ऐसी हालत में कचरा जमा करने वालों को फ्लैट भला कौन रहने के लिए देता, परंतु इस कारण उन्होंने नरक से दिन काटे। बाद में मेरे जीवन के उत्साह भरे दिन इसी गटर में बर्बाद हो गए। तो आगे हम इस सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि जब अपने अनपढ़ समाज में से कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर सामने आ जाता है तो किस तरह उसके ऊपर समाज की दोहरी मार पड़ती है। सवर्ण समाज जहां
उसकी अनदेखी करता है, बात बात पर उसे अपमानित करने का कोई मौका चूकता नहीं है। वहीं अपने लोग भी जो है हर वक्त खिल्ली उड़ाते हैं कि बड़े साहब बन गए हो पढ़ लिख कर, तो क्या सारी समझ आ गई है। तो ऐसे लोग जो है ना मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, दोनों ही तौर पर भयानक तरीके से उत्पीड़ित होते हैं। और ये स्वतंत्रता के पहले वाले काल की बात नहीं है, आज भी आप इसी तरह की मानसिकता देख सकते हैं लोगों की। पढ़ लिख कर जो तबका सामने आ रहा है, किस तरीके से उनकी अनदेखी की जा रही है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। यदि आप लोग ये सोचते हैं कि अब ऐसा नहीं होता, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्वविद्यालय जो हैं, हरिशंकर परसाई जी ने विश्वविद्यालयों को जातिवाद के घोर अड्डे कहा है। उनकी जो कहानी संग्रह है आवारा भीड़ के खतरे, उसमें इन सब चीजों को उन्होंने मेंशन किया है, उसका पाठन मैंने किया है, आप उसे सुन सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरह जातिवादी प्रिंसिपल हिंदू कॉलेज की अंजू श्रीवास्तव और दौलतराम कॉलेज की सविता रॉय, उससे किस तरीके से रतन जी और डॉक्टर रितु लड़ रहे हैं। दोनों डॉक्टरेट की उपाधि पा चुके हैं अपने अपने फील्ड में, बावजूद उसके उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है व्यवस्था के हाथों, ये आज भी एक एग्जाम्पल है। और सिर्फ ये एक इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, कितने सारे आईआईटी में बच्चे मारे जा रहे हैं और दूसरे विश्वविद्यालयों में अध्यापक जो है वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। तो ऐसी दोहरी मार सिर्फ ये मत सोचिए कि उस समय में हुआ करती थी जिस समय की ये आत्मकथा है। आज भी आधुनिक दौर में भी जब हम विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, यही सारी दिक्कतें समाज जो है वो झेल रहा है। बरसात में करीब करीब सबके घर चूते, सारी रात छतें टपकती रहती, घमेले अर्थात वो जो तसले होते हैं वो और पतीली जगह जगह रखे जाते। इस जल तरंग की आवाज में कब नींद आ जाती पता भी ना चलता। और इसी तरह का जिक्र जो है वो जूठन में भी है, किस तरीके से जो दीवारें हैं वो ढह जाया करती थी और लोग जो है उसके नीचे दबकर मर जाया करते थे। और फिर किस तरीके से जो गांव के रहनुमा होते थे वो अपना गोदाम खोल दिया करते थे और वहीं पर सब लोग जो है जाकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाया करता था और तरह तरह के चूल्हे बनाकर तरह तरह के खाने की सुगंध जो है वहां से आती थी। और कितनी गरीबी में खाने के लिए सिर्फ या तो उबला आलू या उबले चावल ही हुआ करते थे। इन सब चीजों का जिक्र जो है वो जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी किया है। आसपास के घरों में से अकेला ही छोटा था, मेरा बड़ा लाड प्यार होता। सिर दर्द के बहाने यदि मैं गुदड़ी में पड़ा रहता तो तुरंत मेरे लिए ईरानी होटल से गरम गरम पोहा आ जाता। मेरा सिर दर्द तत्काल गायब हो जाता, मेरी बीमारी की घर में खिल्ली उड़ाई जाती, परंतु मुझ पर कोई ना बिगड़ता। ऐसा ही एक पगार का दिन था। पिताजी और चाचा को एक सी पगार मिलती थी। मैंने सूट बूट की जिद की। मैं 7-8 साल का था। सूट बूट पहनने की कोशिश मेरी उम्र सूट बूट पहनने की शायद मेरी उम्र न रही हो। मैंने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। अंत में वे मुझे पीला हाउस ले गए। इतनी भव्य चमकदार कांच की दुकान मैंने पहली बार देखी। मेरे लिए वुलन कोट पैंट, पांवों के लिए चमकीले जूते खरीदे गए। घर जाने तक का धीरज मुझ में नहीं था। दुकान में ही कपड़े बदलता हूँ। मुझे देखकर पिताजी को न जाने क्या लगा। उस दिन सबका ग्रुप फोटो खिंचवाया जाता है। मैंने ये फोटो कई वर्षों तक संभाल कर रखा था, पर इन 20-25 सालों की खानाबदोश गृहस्थी को पीठ पर लादे लादे बंबई में ही कई तबादले सहे। इस भाग दौड़ में वे फोटो कब गायब हो गया पता नहीं। मुझे आज भी लगता है कि मेरा अनमोल खजाना लुट गया। पिताजी और चाचा का वे दुर्लभ फोटो सिर्फ इतनी ही याद में संभाल सका था, पर वह भी क्षण भर के लिए गर्त में दफन हो गया। पिताजी का चेहरा आज भी याद है। पिताजी काले सांवले शीशम से, ऊंचे लंबे लंबे। उनकी पोशाक बड़ी शानदार होती, सफेद शुभ्र मार्सराइज की महंगी धोती, वुलन का कोट, सिर पर ऊंची काली गंधर्व छाप टोपी। बहुत सुंदर हंसते। हंसते समय उनके दांत में लगी सोने की कील चमकती। वैसे वे अंगूठा छापते, परंतु फोटो खिंचवाते समय हाथ में भारी भरकम ग्रंथ और कोट की जेब में पेन होता। तो मेरे ख्याल से ये सभी जो बातें होती वो शायद बाबा साहब को इमिटेट करने के लिए लोग करते थे। ऐसा प्रभाव बाबा साहब का जरूर रहा होगा आम जनमानस के मन मस्तिष्क पर। चाचा बड़े रौबदार, पीछे की ओर मुड़ते हुए घुंघराले बाल, अप टू डेट रहते। शुरू शुरू में अखाड़े जाते थे, गतका पेटी लाठी खेलते। गतका पेटी से नींबू के 2 टुकड़े यूं ही कर डालते। उनके गले में ताकत की ताबीज बंधी होती। दादी बड़ी भूली बातुनी, देवकी नाम था उसका। जवानी में ही पति मर गया। बड़ी हिम्मत से उसने अपना वैधव्य निभाया। तो
जो औरतें होती हैं, खास तौर से विधवा या परित्यक्ता औरतें, उनका जीवन बड़ा दूभर होता है भारतीय समाज में। उनको हर कोई विश्व गुरु बनने की तरफ देश अग्रसर है, लेकिन फिर भी आज भी उन्हें खाली प्लॉट समझा जाता है। आप इशारा समझ ही रहे होंगे। तो उस समय में क्या हालत रही होगी ये समझ लीजिए। दादी बड़ी मेहनत से रोटियां जुटाकर उसने अपने 2 बेटे किसी लायक बनाए। उनसे पूछा जाए यदि दादी तू बंबई कब आई, वह दूर कहीं देखती हुई कहती, उसका ऐसा है बेटा, तेरा दादा भांग ताड़ी से मरा, तेरा बाप इतना सा था, चाचा तो बहुत छोटा। उस वक्त गांव में बड़े जुल्म होते, तालुके के मसालेदार सा जुल्म। महारकी की पारी आती, घर में कोई प्रमुख नहीं था, तब भाई भतीजे भी छलते। तो जिस घर में पुरुष नहीं होते उस घर में औरतों को भी छला जाता है अपने ही लोगों द्वारा। मरी माँ की गाड़ी खींचने जाना पड़ता। साथ ही गांव की महार विधवाएं देवी का आह्वान करती। धारणा ये थी कि इसके एक तरह चिल्लाने से गांव में देवी का कोई कोप नहीं होता। तभी गांव में चेचक की बीमारी आई। उस समय मरी माँ की गाड़ी मुझे एक गांव से दूसरे गांव खींचते हुए ले जाना पड़ता। होली का त्योहार था। उस त्योहार में यह डर होता कि तले पदार्थ या मीठे पकवानों के कारण देवी का प्रकोप बढ़ सकता है। इसलिए गांव के पटेल मुझे ये ऐलान करने को कहते कि गांव में कहीं भी पकवान न बने। तो किस तरीके से धर्म का डर दिखाकर जो है लोगों को अच्छा खाना खाने से भी ये लोग रोक दिया करते थे। किस तरह की मानसिकता रही होगी ये। तब मैं घुंघरू वाली लाठी लेकर आवाज देती जाती। विठोबा के मंदिर की सीढ़ियों पर कंडोबा बैठा हुआ था। उसकी आंखों में जवानी की मस्ती थी। पता नहीं उसके मन में क्या आया, शायद मेरा मजाक उड़ाना चाहता था। बोला, पकड़ो रे इस मोहरन को, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसे चौपाल पर बांध दो। मन में जो आया सो बकती है। तब तक काफी लोग जमा हो गए थे। कोई मुझ पर हंस रहा था, कोई आंखें तरेर कर देख रहा था। सोचिए, हम आज मणिपुर की घटना पर कितने द्रवित हो जाते हैं और हर चौक चौराहे पर हमारे समाज की महिलाओं का किस कदर अपमान होता रहा है शुरू से ही। क्या इस बारे में हमें मालूम है? मेरे गांव वालों को हाथ पैर जोड़े। मैंने किसके कहने पर आवाज दी है ये बात कसम खाकर बताई, परंतु गांव वाले सुनने को तैयार नहीं थे। महारवाड़ा में चचेरे देवर को खबर लगी। गांव में उसकी थोड़ी बहुत इज्जत थी। जब वह आया तब गांव वालों ने मुझे छोड़ा। रात भर नींद नहीं आई। सोचा मां पांडरी में नहीं रहना चाहिए। 2 बच्चों को लेकर बंबई आई। यहां बहन के आसरे रही। ससुर को छोड़ दादी को किसी का नाम याद ना आता। अनेकों की वंशावली किताबों में पढ़ता हूँ। कुछ लोगों के वंश वृक्ष किताबों में पढ़े हैं, परंतु मुझे परदादा से पहले के किसी पूर्वज का नाम नहीं मालूम। ऐसा कहते हैं कि वंशावलियां तीर्थ क्षेत्रों के पंडों की पोथियों में रहती हैं, परंतु मेरे पूर्वज ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में गए होंगे क्या? यदि गए होंगे तो जेजुरी के खंडोबा के दर्शन हेतु ही गए होंगे। तो यहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो दया पवार जी लिख रहे हैं कि तीर्थ क्षेत्रों में जो पंडों की पोथियां होती है ना, पुजारियों की, उनमें वंशावलियां लिखी होती हैं। और मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जब आप गंगा में अस्थियां विसर्जित करने के लिए जाते हैं तो वहां पर जात के नाम से घाट बने हुए हैं और हर घाट के पंडित भी जो है वो जात के नाम से हैं। और उन पंडितों की जो पोथियां होती है ना, मोटी मोटी, उसमें आपकी पूरी वंशावली जो है उसका लेखा जोखा ब्यौरा उसमें है। तो जातिगत जनगणना करने में फिर क्या दिक्कत है? इस तरह के तीर्थ क्षेत्रों या जहां पर जाकर आप पिंडदान करते हैं या अस्थियां प्रवाहित करते हैं, वहां भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। कौन किस वंशावली का है, किसकी कितनी जनसंख्या है, वो सब कुछ वहां पर मेंशन होता है। मैंने खुद देखा है। जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी तब लाख मना करने पर भी मां के आगे हम लोगों का जोर नहीं चला और हम लोग अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गए थे। तब मैंने वहां इस बात को नोटिस किया, इसलिए मैं ये बात आपसे शेयर कर रही हूं। एक दूसरी घटना के कारण दादी मेरे मन में गहरे बैठ गई। घर का कमाऊ आदमी खाना खाने बैठता कि दादी भी उसके सामने आ बैठती, उसकी पीठ पर हाथ फेरती और उसके मुंह से ये शब्द निकलते, बेटा गपा गप खा।
पिताजी घर के मुखिया थे। जब तक वो रोटी पानी लेकर देते रहे तब तक दादी उनके पास बैठी। पिताजी के बाद चाचा का नंबर लगा। वे एक बार धुत पीकर घर आए। चाचा खाना खाने बैठे। दादी की रट चालू, बेटा गपा गप खा। उस दिन चाचा बहुत क्रोधित हुए। गुस्से में आकर उन्होंने अपनी थाली सामने के आंगन में फेंक दी। सारा खाना मिट्टी में मिल गया। वे गुस्से में बोले, अब फिर कहेगी गपा गप खा, गपा गप खा? क्या मैं छोटा बच्चा हूं? बस 2-4 दिन के लिए दादी मौन रही, फिर उसकी आदत नहीं छूटी। फिर भी बाद में जब मैं बड़ा हुआ, 2 पैसा कमाकर घर लाने लगा, तब दादी मेरे भोजन के वक्त पास बैठती, पीठ पर हाथ फेरती और कहती, बेटा गपा गप खा। मेरी आंखें डबडबा आती। आज दादी नहीं है। जब खाना खाने बैठता हूं उसकी याद आती है, उसके शब्द कानों में गूंजते हैं। वैसे दादी ने अपनी सारी उम्र में इतना सा भी सुख नहीं भोगा। भोगती भी कैसे? एक तो विधवा औरत, और उसके बाद सब लोग उन्हें छलते थे और दूसरे लोगों की नजर भी इनके ऊपर बनी रहती होगी, अकेली महिलाओं के ऊपर। आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि उसके स्वभाव की कोमलता इतने कड़वे यथार्थ में भी कैसे नहीं खुरची गई। दादी जैसी पुरानी पीढ़ी के लोग आज लुप्त हो रहे हैं। सिर्फ अपना व्यवहार में कड़वाहट लिए लोग ही चारों ओर दिखाई देते हैं। मैं तालुके के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा था, तब दादी को बम्बई में मालूम हुआ कि मेरी दाढ़ी मूंछ निकल आई है। तब उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। चाचा चाची को बिना बताए उसने मेरे लिए दाढ़ी बनाने का सामान भेजा। कितनी ही वक्त गुजर गया, फिर भी मैं उसी मशीन से दाढ़ी बनाता हूं। वैसे मशीन अब बहुत खराब हो चुकी है, पर उसे फेंकने की इच्छा नहीं होती। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं और अगले एपिसोड में हम कहानी को आगे लेकर चलेंगे। तब तक ये एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, और आपके आसपास क्या घटित होता है उसकी भी मुझे जानकारी देते रहिएगा। आपके कमेंट सेक्शन कैथरीन मेयो की पुस्तक पढ़ने के दौरान बहुत सारे लोगों ने बताया था कि मेयो नाम के हॉस्पिटल्स और सड़कें बहुत सारी उन्होंने आसपास सुनी हैं। तो उन सब का ब्यौरा जो है मैंने यहाँ पर शेयर किया था। इसी तरीके से और भी चीजें हैं जो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर कर सकते हैं, जिसे मैं अंबेडकर नामा पर पढ़ूंगी संदर्भों के साथ। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें स्प्रेड करना ना भूलें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।